तो कैसे आप सभी। तो आज हम पढ़ने वाले हैं नया चैप्टर जिसका नाम है ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस की बात करें तो पहला क्वेश्चन आएगा कि हम ब्रीथ क्यों करते हैं, है ना। क्यों करते हैं, जैसे कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमने क्या किया, फूड इंजेस्ट। ठीक है, इंजेस्ट यानी कि हमने फूड। अब फूड खाने से तो काम नहीं चलेगा ना, उस फूड से हमें एनर्जी भी तो लेनी पड़ेगी। तो उस एनर्जी के फॉर्मेशन में ये अगर ब्रीथ करते हैं तो क्या लेते हैं, ब्रीथ मतलब क्या, ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 क्या करते हैं, बाहर देते हैं। तो इस ऑक्सीजन की मदद से हम क्या करते हैं, फूड का ब्रेक डाउन करते हैं और एनर्जी की फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो अभी कैसे होता है, क्या होता है, ये मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले ब्रीथिंग को कॉमनली कॉल्ड एज पल्मोनरी वेंटिलेशन। ठीक है, पल्मोनरी वर्ड कहां से आया, पल्मोनरी वर्ड आया हमारे लंग से। ठीक है, तो पल्मोनरी वेंटिलेशन। तो हमने क्या किया, फूड को इंजेस्ट किया, फूड इंजेस्टेड यानी कि सबसे पहले हमने क्या किया, फूड को खाया। ठीक है, अब फूड कौन सी फॉर्म में हम लोग खाते हैं, हम खाते हैं कार्बोहाइड्रेट्स की फॉर्म में। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स की फॉर्म में, प्रोटीन्स की फॉर्म में। हम कहते हैं ना कि डाइट में प्रोटीन लीजिए, तो प्रोटीन्स खाते हैं, फैट्स खाते हैं, है ना। और फिर क्या करते हैं, अब ये कॉम्प्लेक्स फूड है, ये क्या है, ये कॉम्प्लेक्स फूड है। हमारी बॉडी इनको ऐसे के ऐसे ही एब्जॉर्ब नहीं करती है, क्या करती है, इनको सिंपल फॉर्म्स में ब्रेक डाउन करती है इनका। ठीक है, तो वो कैसे करती है वो मैं आपको बताऊंगी। तो इनको क्या करेगी, सिंपल फॉर्म्स में करेगी। तो कार्बोहाइड्रेट की सिंपल फॉर्म क्या होती है, ग्लूकोज। प्रोटीन की सिंपल फॉर्म क्या होती है, अमीनो एसिड्स। ठीक है, और फैट्स की सिंपल फॉर्म क्या होती है, फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल। ओके, फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल। तो ये क्या हुई, ये हमारी सिंपल फॉर्म्स है। ये ऐसी फॉर्म्स में हमारी बॉडी क्या करती है, फूड को एब्जॉर्ब कर लेती है। अभी भी काम नहीं हुआ, अब फूड को एब्जॉर्ब करने से थोड़ी कुछ होगा, हमें तो एनर्जी चाहिए ना। तो अब इनको भी फर्दर ये क्या करते हैं, यूटिलाइज करती है इस फूड को। और क्या बनाती है, यूटिलाइज किसकी हेल्प से करती है, ऑक्सीजन की हेल्प से इनको क्या करती है, यूटिलाइज करती है। और क्या बनाती है, एनर्जी बनाती है। ठीक है, तो सिंपल फॉर्म, इसी को हम क्या बोल देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल फॉर्म्स में क्या हो जाएगी, ब्रेक डाउन हो जाएगी। अब ब्रीथिंग को मैंने अभी बताया पल्मोनरी वेंटिलेशन। ठीक है, पल्मोनरी वेंटिलेशन में ब्रीथिंग में होता क्या है, सिंपल ब्रीथिंग होता है। ब्रीथिंग सिर्फ इतना होता है कि इन ऑफ ऑक्सीजन एंड आउट ऑफ CO2। ठीक है, ऑक्सीजन को लेना और CO2 को छोड़ना इन्वायरमेंट में, इसको हम क्या बोलते हैं, ब्रीथिंग बोलते हैं। ठीक है, और इसी को हम क्या बोल देते हैं, पल्मोनरी वेंटिलेशन बोल देते हैं। अब ये ऑक्सीजन ले क्यों रहे हैं और CO2 क्यों छोड़ रहे हैं, ये अभी आगे की बात में बताऊंगी। ऑक्सीजन जो होती है इनको यूटिलाइज करने में हेल्प करती है। तो यूटिलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज, अमीनो एसिड, फैटी एसिड, इसीलिए ऑक्सीजन यूज होती है। तो यूटिलाइज कहाँ हो जाती है, इन सबको तोड़ने में और एनर्जी बनाने में। ठीक है, तो अभी आप इसको लिख लीजिए, फिर आगे करते हैं। तो अब क्या हुआ था, सिंपल फॉर्म्स में हमारी बॉडी ने इनको कन्वर्ट कर लिया था, किसकी हेल्प से, डाइजेस्टिव सिस्टम की हेल्प से। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम की हेल्प से इनको हमने सिंपल फॉर्म्स में कन्वर्ट कर लिया। अब हमारी बॉडी क्या करेगी, इनको एब्जॉर्ब करेगी। तो क्या हुआ, यहाँ पर ये सेल ने इनको क्या कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया। सिंपल फॉर्म्स थी इसलिए एब्जॉर्ब हो गई। ठीक है, तो ग्लूकोज, अमीनो एसिड, फैटी एसिड को हमारी बॉडी ने क्या किया, एब्जॉर्ब किया। अब सेल में क्या चलेगा, इसका यूटिलाइजेशन, और क्या बनेगी, एनर्जी। तो कैसे बनती है वो बताती हूँ। सबसे पहले ना, हमारा जो फेवरेट सबस्ट्रेट होता है, सबस्ट्रेट मतलब जिसको हम चाहते हैं कि इसी से हम एनर्जी बनाए, फेवरेट होता है। बाकी हम इनसे भी बना सकते हैं एनर्जी, बट फेवरेट ये होता है। क्यों, क्योंकि क्या कहते हैं, ये इसको जल्दी यूटिलाइज कर लेते हैं और फेवर्ड होता है ये। ठीक है, क्योंकि इन पे एंजाइम बहुत जल्दी एक्ट करते हैं, इन पे थोड़ा करती तो इन पे भी है बट लेट करती है। तो एंजाइम इसके लिए क्या होती है, ज्यादा फेवरेबल होती है। तो हमारा फेवर्ड सबस्ट्रेट
ठीक है, कौन है, ग्लूकोज। क्योंकि क्या करती है, इन पे एंजाइम्स जो होती है वो जल्दी रिएक्ट करती है। ठीक है, एंजाइम्स जो होती है वो जल्दी रिएक्ट करती है। ठीक है, आगे आगे समझ आता जाएगा। तो ये क्या है, ग्लूकोज, यानी कि ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, ऑक्सीजन की हेल्प से क्या करेंगे, इसको यूटिलाइज करेंगे। ये ऑक्सीजन आ गई। ऑक्सीजन कैसे आई थी, ब्रीथिंग से। ऑक्सीजन ली थी और CO2 बाहर की, तो यहाँ से ऑक्सीजन आ गई। अब क्या कर देगी, ये 6CO2 प्लस 6H2O और हमारी, जिसके लिए हम इतनी मेहनत कर रहे थे, हमने खाना खाया था जिसके लिए, यानी हमारी एनर्जी हमारे पास आ जाएगी। इसी के लिए हम खाना भी खाते हैं और ये अल्टीमेटली हमारी क्या बन जाती है, एनर्जी बन जाती है। तो कैसे बनी एनर्जी, ऑक्सीजन की यूटिलाइजेशन के बाद। कहाँ बनी, तो सेल के अंदर बनी। इसी को हम क्या कह देते हैं, इसी को हम कह देते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। ठीक है, तो सेलुलर रेस्पिरेशन या रेस्पिरेशन, ठीक है, जो बोलो। तो ये क्या हो गया हमारा, सेलुलर रेस्पिरेशन। या फिर हम क्या बोल देते हैं इसको, सेलुलर, या तो सेल्स में भी होता है, टिश्यूज में भी होता है, लेकिन टिश्यूज में भी अल्टीमेटली सेल्स में ही होता है। तो ये हो गया ब्रीफ की क्यों हम ब्रीथ कर रहे हैं। ठीक है, चलो आप इसको लिख लो। अब हम ब्रीथिंग की डेफिनेशन देख लेते हैं। तो इन ऑफ ऑक्सीजन and exhales out of carbon dioxide in environment, इसी को क्या बोल देते हैं हम, ब्रीथिंग बोल देते हैं। इधर इनहेल्स लिख लेते हैं, इन लिख लो या इनहेल्स लिख लो। ठीक है, इनहेल्स ये टर्म ज्यादा अच्छी लगती है, मतलब साइंस पे। इनहेल्स और एक्सहेल्स आउट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, इनहेल करिए हमने ऑक्सीजन। और एक और एनसीईआरटी में बोला गया है कि ब्रीदिंग को हम क्या बोल देते हैं, कॉमनली कॉल्ड एज क्या, रेस्पिरेशन। बाकी रेस्पिरेशन अलग होता है, वो ऑक्सीजन, इसको रेस्पिरेशन को क्या बोलते हैं, इसमें होता है ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन। और ब्रीथिंग में हम केवल इतना प्रोसेस कर रहे हैं, लेकिन एनसीईआरटी में दिया हुआ है इसलिए लिखना पड़ेगा कॉमनली कॉल्ड एज रेस्पिरेशन। तो ब्रीथिंग को क्या बोला है, रेस्पिरेशन भी बोला है। अब देखते हैं स्टेप्स इन्वॉल्व इन क्या, स्टेप्स इन्वॉल्व इन रेस्पिरेशन। ठीक है, कैसे कैसे ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन होता है, उसके स्टेप्स क्या है। सबसे पहले हम करते हैं ब्रीथिंग, है ना, ऑक्सीजन लेंगे उसके बाद ही तो ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन करेंगे। तो सबसे पहले हमने की ब्रीथिंग, फिर हमने की एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। ठीक है, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कहाँ होती है, एल्वुलाई और पल्मोनरी कैपिलरी के बीच में, लंग्स में। ठीक है, तो यह हो गया एक्सटर्नल रेस्पिरेशन इन लंग्स। ठीक है, यह कहाँ होती है, लंग्स में। और लंग्स में भी बात करते हैं एल्वुलाई के पास में होती है। ठीक है, इसके आगे लिखती हूँ, आप लिख लीजिए। तो ये हमारे हैं स्टेप्स इन्वॉल्व इन रेस्पिरेशन। 5 स्टेप्स में होता है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ब्रीदिंग। ब्रीदिंग को क्या कह देते हैं हम लोग, पल्मोनरी वेंटिलेशन। ठीक है, ये पता चलेगा, पल्मोनरी वेंटिलेशन। ठीक है, फिर होता है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। ये कहाँ पर होता है, ये होता है एट साइट ऑफ एल्वुलाई एंड पल्मोनरी कैपिलरी। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, हमारा एक्सटर्नल रेस्पिरेशन होता है। फिर होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। अब डिफ्यूजन हो गया है एल्वुलाई और कैपिलरी के बीच में, तो अब ट्रांसपोर्ट होगी गैसेस का, है ना, अलग अलग आर्टरीज से ऑक्सीजन जाएगी और कहाँ जाएगी, सेल्स के पास। ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस वाया आर्टरीज। ओके, या फिर आप बोल सकते हैं ब्लड वेसल्स। ठीक है, ब्लड वेसल्स के थ्रू क्या होगी, इनका ट्रांसपोर्ट होगा, किसका, ऑक्सीजन का। फिर होगा इंटरनल रेस्पिरेशन, यानी कि सेल और वेसल के बीच में क्या होगा,
इस वेसल का नाम हो जाएगा सिस्टमिक कैपिलरी। सिस्टमिक कैपिलरी। देखिए वो कैपिलरी जो थी वो लंग्स के पास थी, इसलिए उसका नाम पल्मोनरी कैपिलरी था। इसका नाम सिस्टमिक कैपिलरी इसलिए है क्योंकि ये टिश्यू से रिलेट है। टिश्यू, सिस्टमिक वर्ड जो होता है वो टिश्यू से आया है, यानी ये टिश्यू के पास की कैपिलरी है, इसके लिए हमने क्या बोल दिया, सिस्टमिक कैपिलरी। जब सेल और सिस्टमिक कैपिलरी के बीच में ऑक्सीजन का डिफ्यूजन होगा तो उसको हमने क्या बोला, इंटरनल रेस्पिरेशन। और जब हमारा ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन होगा, यानी कि ग्लूकोज या प्रोटीन जो भी है, जो भी सबस्ट्रेट है, जब वो ऑक्सीजन की हेल्प से ब्रेक डाउन होगा और एनर्जी का फॉर्मेशन करेगा, तो हमने उस प्रोसेस को क्या बोल दिया, ऑक्सीजन की यूटिलाइजेशन। ठीक है, और क्या बन जाता है इसके बाद, हमारी एनर्जी बन जाती। मैं इसको क्या करती हूँ, डायग्राम की हेल्प से समझा देती हूँ। किसको, एक्सटर्नल और इंटरनल। ये होता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन एल्वोलाई में, तो ये होती है हमारी एल्वोलाई, और ये हो गई हमारी पल्मोनरी कैपिलरी। ठीक है, इसके बहुत पास में होते हैं, ये है हमारी पल्मोनरी कैपिलरी। ठीक है, और ये हो गई हमारी एल्वोलाई। ओके, अब क्या हुआ, हमने ऑक्सीजन ली थी, अब उसका क्या हुआ, यहाँ पर डिफ्यूजन होगा। तो ये आई ऑक्सीजन और यहाँ पे इसका हुआ डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या होता है, हाई कंसंट्रेशन से कोई चीज अगर लो कंसंट्रेशन पे मूव करती है तो उसको हम क्या बोल देते हैं, डिफ्यूजन। और वो पैसिवली मूव करे तब, अगर एक्टिवली मूव करती है तो उसे डिफ्यूजन नहीं बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पर ये पैसिवली मूव करी क्योंकि हमारे कैपिलरीज में जो थी ऑक्सीजन कम, CO2 का कंसंट्रेशन हाई था, तो यहाँ पे ये भी CO2 भी ऐसे ही डिफ्यूज हो जाएगी। यहाँ पर कम थी CO2 और यहाँ पर ज्यादा थी, तो ये CO2 बाहर निकल जाएगी और ऑक्सीजन अंदर आ जाएगी। ऐसे ही हमारी इंटरनल रेस्पिरेशन होता है। कैसे होता है, सपोज दिस इज द टिश्यू और सेल, जो भी बोलो, तो ये हो गया हमारा टिश्यू, यस सेल। ठीक है, और इसके पास होती है हमारी सिस्टमिक कैपिलरी। सिस्टमिक कैपिलरी, सिस्टमिक वर्ड इज रिलेटेड टू टिश्यू, तो ये हो गई हमारी क्या, सिस्टमिक कैपिलरी। सिस्टमिक कैपिलरी, इसमें भी क्या होगा, सेम डिफ्यूजन होगा। ये ऑक्सीजन थी, ये अंदर आ जाएगी और CO2 बाहर चली जाएगी। ठीक है, यहाँ पर CO2 ज्यादा थी और यहाँ पर ऑक्सीजन क्या थी, कम थी। तो यही होता है हमारा, ये हो गया एक्सटर्नल रेस्पिरेशन और ये हो गया इंटरनल रेस्पिरेशन। ठीक है, सेलुलर रेस्पिरेशन तो अभी बता ही दिया था कि जैसे ये CO2 होता है, सॉरी ग्लूकोज होता है C6H12O6, ये ब्रेक डाउन होता है विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन की यूटिलाइजेशन, और ये किसमें बन जाता है, 6CO2 प्लस 6H2O, और यहाँ पे फाइनली एनर्जी की फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, ओके, तो अब ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। ये मैंने डायग्राम की हेल्प से आप लोगों को समझा दिया। अब मैं क्या करती हूँ, अब ब्रीथ हम लोग कर रहे हैं तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होंगे, ऑर्गन्स चाहिए होंगे। तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के बारे में बताऊंगी कि कौन कौन से एनिमल्स में कौन कौन से रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो अब इसको लिख लीजिए। तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स एनसीईआरटी में 2 बेसिस पे दे रखे हैं। सबसे पहला बेस दिया हुआ है इन्होंने, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कि कैसे कैसे उनका ऑर्गेनाइजेशन है, क्या वो टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है या फिर ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है उनकी बॉडी में, या फिर ऑर्गन सिस्टम भी प्रेजेंट है, उस बेसिस पे क्या है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स बताए गए हैं। तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, पूरी नहीं लिख के मैंने एन ऊपर चला दिया। ठीक है, और सेकेंड लेवल ऑफ सेकेंड बेस लिया हुआ है हैबिटेट। इन 2 के बेसिस पे रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स बताए गए हैं। तो फर्स्ट है हमारा, अगर हम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करें, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बेस पे हमारे 6 लेवल होते हैं, 6 या 5 होते हैं, मैं बताती हूँ। पहला होता है हमारा टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन नहीं लिखती हूँ, केवल टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। फिर होता है ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पर टिश्यू नहीं होता है, बेसिकली यहाँ ना लूजली एग्रीगेट ऑफ सेल्स होती है, टिश्यू भी नहीं फॉर्म हुआ होता है। ठीक है, एग्रीगेट ऑफ सेल्स होती है। ठीक है, जिसमें हमारा क्या आता है, पोरीफेरा आता है। कौन आता है,
पोरीफेरा आता है, ठीक है। तो टिश्यू लिखना ठीक नहीं है, तो हम क्या बोल देते हैं इसको, लूजली एग्रीगेशन ऑफ सेल्स यानी कि पोरीफेरा। पहला ये लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है इसका। सेकेंड आता है टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें आती है हमारी सीलेंट्रेटा और टीनोफोरा, ठीक है, टीनोफोरा। ये दो जो है इनके पास क्या होता है, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। फिर आती है थर्ड पे आते हैं हमारे ऑर्गन लेवल ऑफ, इसमें एक ही आता है प्लेटीहेल्मिन्थिस, इसके पास क्या होता है, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, ठीक है, प्लेटीहेल्मिन्थिस, ठीक है। प्लेटीहेल्मिन्थिस के पास क्या होता है, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। इसके पास लूजली एग्रीगेशन ऑफ सेल्स होता है, या लूजली एग्रीगेट ऑफ सेल्स होता है। सेकंड टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन दोनों के पास होता है, और ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्लेटीहेल्मिन्थिस के पास होता है। चौथा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है ऑर्गन सिस्टम। ये आप देख रहे हो, ये सिंपल से कॉम्प्लेक्स होते जा रहे हैं एनिमल्स, तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स भी क्या हो जाएंगे, सिंपल से कॉम्प्लेक्स होते जाएंगे। तो मैं आपको बताऊंगी, तो ऑर्गन सिस्टम ऑफ लेवल ऑर्गेनाइजेशन है, तो ये किस में होता है, ये होता है एस्केहेल्मिन्थिस, एस्केहेल्मिन्थिस या एस्केहेल्मिन्थिस, जो प्रोनाउंस करें आप, तो एस्केहेल्मिन्थिस, एस्केहेल्मिन्थिस, स्पेलिंग थोड़ी देख लीजिएगा, ठीक है, एस्केहेल्मिन्थिस। इसमें ही आ जाता है हमारा एनिलिडा। एनिलिडा का एग्जांपल क्या है, अर्थवॉर्म, ठीक है। और एनिलिडा के बाद आ जाता है हमारा इसमें क्या, इसमें आता है हमारा एस्केहेल्मिन्थिस, एनिलिडा, और एक और आता है वो मैं अभी आपको बताऊंगी जब मुझे भी खुद आ रहा है, थोड़ा सा याद नहीं आ रहा अभी, ठीक है। तो और पांचवा होता है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हमारा, नहीं ये चार ही होते हैं, ठीक है। इसमें ऑर्गन सिस्टम आ गया, ऑर्गन सिस्टम से एडवांस अभी कुछ है नहीं, वो भी हम में है कोऑर्डिनेट्स में, ठीक है। तो एस्केहेल्मिन्थिस, एनिलिडा, मोलस्का, ठीक है, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकोडेटा, ये फाइलम है सारी, ओके, हेमिकोडेटा एंड कॉर्डेटा, ठीक है। एक आधा इसमें रह तो नहीं गया, फाइलम है क्या होगा तो बताती हूँ। तो ये देखो, सबसे पहले पोरीफेरा, ये जो था ना, ये प्रिमिटिव था, ठीक है, प्रिमिटिव एनिमल था, यानी प्रिमिटिव मेटाजोआ था, ठीक है। और ये जो थे ये यू मेटाजोआ है, यू मेटाजोआ यानी कि ट्रू मेटाजोआ, क्योंकि इनके पास क्या आ गया, टिश्यू आ गया, तो ये सारे जो है ये यू मेटाजोआ है, और इन सबको क्या बोलते हैं, फाइलम बोलते हैं। जब मैं एनिमल किंगडम पढ़ाऊंगी तो इनके बारे में बेसिक से बताऊंगी। तो अभी आप लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे समझिए कि लूजली एग्रीगेशन ऑफ सेल्स किसके पास होती है, पोरीफेरा के पास होती है। टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किसके पास होती है, सीलेंट्रेटा के पास होती है, और टीनोफोरा के पास होती है। ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ओनली और ओनली प्लेटीहेल्मिन्थिस के पास होती है, और ऑर्गन सिस्टम ऑफ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन सब के पास होती है, ठीक है। अब बता देती हूँ कि किसके पास क्या ऑर्गन्स होते हैं। तो यहां से लेके पोरीफेरा, सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा और एस्केहेल्मिन्थिस यहां तक, इन सबके पास ये जो होती है, इनके पास कोई रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स नहीं होते, ये अपने बॉडी सरफेस से क्या करती है, रेस्पायर करती है, ठीक है। तो बॉडी सरफेस से क्या करते हैं ये लोग, रेस्पायर करते हैं, यानी बॉडी सरफेस इनकी क्या होती है, बहुत पतली होती है, जिसके थ्रू ये क्या कर देता है, ऑक्सीजन का और CO2 का एक्सचेंज कर लेते हैं। तो इनके पास कोई रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स नहीं दिए एनसीईआरटी में, बॉडी सरफेस से हो जाता है इनका। ये एनिलिडा जो है इसके पास होता है क्या, हाँ इसमें मेरा एक रह गया है, एस्केहेल्मिन्थिस और आर्थ्रोपोडा, ठीक है, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा। ब्लैक कौन सा, ये वाला आर्थ्रोपोडा हमने पढ़ा है ना, कॉकरोच आता है जिसमें, तो आर्थ्रोपोडा, इनके पास हमने देखा था रेस्पिरेशन के लिए क्या था, ट्रेकियल सिस्टम था, क्या था, ट्रेकियल सिस्टम था, ओके। तो इनके पास क्या था, ट्रेकियल सिस्टम था। इसके पास क्या है, बॉडी सरफेस है यहाँ तक। एक काम करते हैं, इसके बाद ये जो है ना ऑर्गन सिस्टम ऑफ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इसको मैं अलग बता देती हूँ। तो यहाँ तक आप समझे कि पोरीफेरा, सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा और प्लेटीहेल्मिन्थिस और एस्केहेल्मिन्थिस के पास क्या होता है, कोई रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स नहीं होता, ये बॉडी सरफेस से क्या कर देते हैं, रेस्पायर कर लेते हैं। इसके बाद इन सब के पास इंपॉर्टेंट है कि क्या क्या होता है, ठीक है।
तो यहाँ पे लिख लीजिए, इस मोलस्का के पास क्या होता है, ट्यूब फीट होता है, ट्यूब फीट फॉर रेस्पिरेशन। ठीक है, इकाइनोडर्मेटा के पास क्या होता है, हेमिकोडेटा के पास क्या होता है, कॉर्डेटा में भी वर्टिब्रेट जो होते हैं, इनके सबफाइलम होता है वर्टिब्रेटा। तो वर्टिब्रेटा में भी अलग अलग होते हैं, एप्स होता है और हम आते हैं, मैमल्स आते हैं, तो अलग अलग होते हैं इनके पास। ये एकदम बेसिक डिटेल में बताऊंगी, आप ये लोग लिख लीजिए।